अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर अशफाक की तरफ से आपको एक बार फिर से खुशामदीद है। अब ये मेरा जो है वो दूसरा हिस्सा है, पाकिस्तान का मतलब क्या और उस सीरीज़ का। तो चूँकि आज 14 अगस्त थी तो मैंने कहा कि एक साथ ही जितने मैं पार्ट्स बना सकूँ वो आपको बना दूँ, ताकि आज के दिन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जो है वो पैकेज बना दें पाकिस्तान के ऊपर। फिर ये वीडियोज़ हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे देखते रहें, क्योंकि हमने जो अपनी उम्र में सीखा, अपनी उम्र में जो देखा, वो हमें शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले हिस्से में मैंने बात की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान के नज़रियाती एसास क्या थी और पाकिस्तान के स्पिरिचुअल रूहानी मामलात क्या चल रहे थे और किस तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम और उनके थ्रू ये सारा काम हुआ। और फिर उसमें कुछ बातें छोटी सी रह गई थी ताकि मैं उसको कंटिन्यूटी में मैं बात कर लूँ कि इमाम बड़ी सरकार का मैंने उसमें जिक्र किया कि उन्होंने क्यों पाकिस्तान का जिक्र किया था, इस्लामाबाद का जिक्र किया था। फिर इकबाल का मैंने कहा कि उन्होंने एक शेर उसके लिए कहा था कि करेंगे अहले नज़र नई बस्तियां आबाद, नहीं मेरी निगाहें सुए कूफा और बगदाद। तो ये सारी चीज़ें। फिर मैंने वो जिक्र किया कुदरतुल्लाह शाहब का कि उन्होंने जो नेदरलैंड में इमाम बरी सरकार की किताब पढ़ी, उस पे अल्लामा इकबाल ने एक प्यारा शेर भी कहा कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। इकबाल कहते हैं कि जब मैं अपने आबा अजदाद की किताबें यूरोप में देखता हूँ, क्योंकि जब आपके ऊपर बरतानवी राज था तो वो अपनी सारी किताबें सब कुछ आपका लेके चले गए, फिर उन्होंने म्यूजियम में रखा। अपने म्यूजियम में रखा हुआ है। अगर तो वो कचरा था तो फिर अपने म्यूजियम में कोई क्यों रखता है, उसको प्रिजर्व करने की कॉस्ट होती है। तो वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। सी पारे का मतलब तो आपको पता ही है, कुरान के 30 पारे हैं। तो बेसिकली 30 टुकड़े होता है। इकबाल कहते हैं कि मेरा दिल 30 टुकड़े हो जाता है। लेकिन उन्होंने वर्ड बड़ा प्यारा यूज़ किया सी पारा कि अ, अगर वो कुरान के आप हिस्से भी कर दे तो वो रहता कुरान ही है। तो फिर उन्होंने इस पे, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो एक लंबी बात हो जाएगी। तो ये वो था स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान 27वीं शब को बना, रमज़ान की जब शान नज़ुल, जब कुरान नज़ुल नाजिल हुआ उसी रात को बना। ये वो सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हैं जो हमने आपको शेयर किए। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो एक और बड़ा प्यारा एस्पेक्ट है जो बहुत कम लोग उस पर जिक्र करते हैं, वो ये है कि आपने कभी नेशनल एंथम पढ़ा है पाकिस्तान का? तो उमूमन मैंने देखा है कि हम पढ़ते हैं बचपन से, लेकिन कभी उसको समझते नहीं है ना, हमें कोई समझाता है। हम एक उसको नज़म की तरह पढ़ते हैं। थोड़ा सी हमारी इसमें ये कि वो पर्शियन में भी लिखा हुआ है, तो लोगों को उसकी समझ नहीं आती। बहुत प्यारा कलाम है। जिसने भी लिखा वो रूहानी फैज से लिखा। वो किसी आम बंदे की, इंसान की सोच नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी अ रूहानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उसमें है। बहुत सारी उसमें बातें ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों ने उस पर बात की। तो थोड़ा सा मैं आज उस पर बात करूंगा कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो अ, हमने बात की अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तक, कि वहाँ से कैसे उन्होंने इस बात को कोट किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको रिलेट किया। फिर जिना की उन्होंने सपोर्ट की और फिर पाकिस्तान बना। अगर वो उस वक्त शामिल ना होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये बड़ा उनका किरदार है, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। और फिर इस बात को उन्होंने कहा कि मुझे तो जिना के तवस्सुस से जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। वरना उन में कहते हैं कि वो खुद कहते हैं कि मेरी तो ये हैसियत ही नहीं थी। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी उस पर बात करेंगे। तो अब मैं आज बात करूंगा कि जो माइग्रेशन जो हुई, उसके बाद माइग्रेशन हुई। आपको पता है पूरी ज़िंदगी में जो है वो माइग्रेशन जो है वो किस तरह की होती है। एक माइग्रेशन वो होती है कि आप अपने फाइनेंस के लिए करते हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है। दूसरी माइग्रेशन होती है कि आप एजुकेशन के लिए करते हैं कि यार फलान जगह पे जाऊंगा तो इल्म हासिल करूंगा, तालीम हासिल करूंगा। तीसरी माइग्रेशन होती है जान बचाने के लिए, जो रेफ्यूजीज करते हैं कि यार इधर जंग हो रही है उधर चले जाओ। चौथी माइग्रेशन होती है अल्लाह के नाम पे या मजहब के नाम पे। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में दो माइग्रेशन ऐसी हुई जो मजहब के नाम पे हुई, इस्लाम के नाम पे हुई, अल्लाह के नाम पे हुई। इससे पहले कोई ऐसी माइग्रेशन नहीं हुई। कौन अल्लाह के नाम पे माइग्रेट होता है मुझे बताएं। आज आप कभी कभी देखते हैं कि सिंधी और महाजिर और पठानों का ये जिक्र होता है। पांचों कौमें बहुत प्यारी कौम है, मैं तो रहा हूँ
पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो बेचारे ना समझी की वजह से अपनी वो इस तरह की बात कर जाते हैं, लेकिन अगर जब उनको पढ़ाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो इंशाल्लाह वो भी ये बात नहीं करेंगे। तो माइग्रेशन की बात हो रही थी, जो माइग्रेशन पाकिस्तान बनाने के लिए हुई, सेम माइग्रेशन जो है वो मदीना के लिए हुई थी। सेम माइग्रेशन जो है वो मदीना के लिए हुई थी कि लोगों ने माइग्रेट किया था और उसमें उनकी जानों को खतरा था, उसमें उनको ये खतरा था कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, और यही सारा पाकिस्तान के लिए हुआ। उस वक्त के हिसाब से 50 लाख लोग शहीद हुए जिन्होंने जाने दी रास्तों में। हमारी अपनी फैमिलीज, हमारे जो है वो आबा अजदाद, वो आ, आ, इंडिया में अमीर और कबीर खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी नानी सोना जो है वो वहाँ पे अपने पाइप में और टैंकों में छुपा के आए कि कभी वापस आके लेंगे। वो कभी ऐसा नहीं हुआ, दे माइग्रेटेड। अब मैं बताऊं कि ये माइग्रेशन जो थी वो इस्लाम के नाम पे थी। तो आज तक कभी अगर आपसे कोई आज कहे कि साउथ अफ्रीका में या कहीं कोई एक नया लीडर पैदा हो गया और वो एक नया मुल्क बना रहा है इस्लाम के नाम पे, हाँ मुझे बताएं कि कौन उसमें से ऐसा बंदा होगा जो माइग्रेट करेगा। भाई आपके कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, आप कहते हैं यार कौन करेगा, फिर रास्ते में मर जाएंगे, कैंपों में बैठेंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये माइग्रेशन जो है वो बहुत ही मुकद्दस माइग्रेशन थी, जिन जिन लोगों ने भी की, उन्होंने अल्लाह के नाम से की थी। आज भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, उनको मतलब ठीक है, थोड़े बहुत क्लैशेस होते हैं, वो भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मतलब बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ पे भी अगर पाकिस्तानी रहते तो वो फलते फूलते, जिस तरह से मतलब दूसरे मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, हमें माइग्रेट करना है। तो ये माइग्रेशन हुई थी, इसी तरह की माइग्रेशन हुई थी 1400 साल पहले। और वो भी माइग्रेशन हुई थी मोहम्मद अली और फातिमा। वो देखिए 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, हालांकि बहुत सारे सहाबा कराम भी थे, लेकिन लोग तो इनके पीछे ज्यादा चले थे ना। इंस्ट्रक्शन अहले बैत तो ये थे, तो इंस्ट्रक्शंस तो इनकी होती थी, बाकी तो सब फॉलो करते थे। यहाँ भी यही हुआ। आप देखिए मोहम्मद अली और फातिमा, ये वो नाम थे। आप उस तरह के नाम और इस तरह के नाम, बड़ी कोऑर्डिनेशन हो रही है। वो भी माइग्रेशन मोहम्मद के नाम पे हुई थी, ये भी माइग्रेशन मोहम्मद अली के नाम पे हुई थी। फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बात बताऊं कि जब ये माइग्रेशन हो रही थी तो पूरी दुनिया को पता था, जो दुनिया के थे, कि यार ये कैसी कौम है जो मुल्क मतलब अपना मुल्क छोड़ के जा रही दूसरी जगह पे, ऐसा क्या हो रहा है। तो जो कौम माइग्रेट कर सकती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है, ये इनको पता था कि जो जो शख्स अपना कारोबार, घर बार, स्कूल सब कुछ छोड़ सकता है, जैसे मेरी नानी ने छोड़ा, तो मैं कहता हूँ वो तो जन्नती है। अब अगर वो कोई भी ऐसा अमाल करे, उन लोगों ने उस वक्त वो स्टेप उठाया कि पाकिस्तान बनाने के लिए जरूरी था। फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात रह गई थी कि अब बेशुमार ऐसे लोग थे, खान ऑफ कलात के जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने भी कहा कि मेरे भी जो दादा थे उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई थी कि तुमने जिना की मुखालफत नहीं करनी, तुमने पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करनी। यही वजह थी कि बलूचिस्तान और सिंध बड़े बड़े जो है वो फौरन मिलते चले गए। एनीवे anyway, तो अब उस पर तो हमने बात की, अब आ जाए माइग्रेशन पे। तो ये माइग्रेशन बड़ी प्यारी माइग्रेशन थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुई थी। ऐसी माइग्रेशन कभी नहीं मिलती। इसीलिए आप देखिए नेशनल एंथम में जो वर्ड यूज हुआ है ना, तर्जुमान माजी, यानी माजी, माजी के तर्जुमान हम हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ब्यूटीफुल ग्लोरियस पास्ट। हमारा जो माजी था वो क्या था, मोहम्मद अली फातिमा माइग्रेशन, सेम चीज हमने करके दिखाई। तो माजी के तर्जुमान हम ही हैं। और देखिए इकबाल रोते रहे ना, बार बार कहते रहे कि शराब कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सही। जो पहले जो पुराने लोगों ने किया था, हमें भी तू वही काम ले, हमसे भी तू उसी तरह का काम ले। और हमने करके दिखाया, दैट वाज द बिगेस्ट स्टेप। वो कभी भी नहीं हो सकता आज के दौर में। आप बताएं कि जो लोग कंफर्टेबल अपना घर में रह रहे हैं, क्या छोड़ते हैं वो घर, छोड़ के जाते हैं? नहीं छोड़ के जाते। फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो अंसार का ग्रुप माइग्रेट करके मदीना पहुंचा, तो जो वहां के लोग थे उन्होंने उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया। और यही कुछ पाकिस्तान में हुआ। सिंधियों ने, पंजाबियों ने, जहाँ जहाँ माइग्रेशन हुई, लोगों को गले लगाया। मुझे तो लोग बताते हैं वाकयात, तो मैं कहता हूँ कि यार लोग रोते थे, लोग वेलकम करते थे, और लोगों को टेंट लगाते थे, शबीले लगाते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो माइग्रेशन वॉर जोन से बचने के लिए होती है, जैसे लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान से जो लोग बच के आते हैं, उस माइग्रेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो
مہاجرین کے لیے انصار کہیں کہ بھئی 50-50، یہ میری دکان ہے، یہ آدھی دکان تمہاری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے کاروبار، اپنے باغ، اپنی دکانیں، جس کو جو چاہیے تھا 50-50 کیا. اس کو اس طرح سے رکھا کہ وہ لوگ کبھی بھی وہاں پہ ایسے نہیں رہے کہ وہ مہاجرین ہیں. اور یہی مثال جو ہے وہ پاکستان نے کر کے دکھائی. جب مائگریشن ہوئی تو جس نے جو کلیم ڈالا، اس میں کچھ غلط کلیم بھی ڈلے ہوں گے، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن اوور آل جس نے جو کہا کہ میری ادھر فیکٹری تھی، مجھے ادھر فیکٹری چاہیے، اس کو ادھر فیکٹری مل گئی. اس نے کہا بھی میری ادھر کوٹھی تھی، اس کو کہا اچھا تمہیں بھی ادھر کوٹھی چاہیے، تمہیں بھی ادھر کوٹھی مل گئی. تو آپ سوچیں ذرا. اور اس میں کریڈٹ دیتا ہوں جو پنجابی، جو سندھی لوگ تھے، انہوں نے بہت ویلکم کیا. آپ دیکھیں آج لوگ شکایت کرتے ہیں سندھیوں سے کہ ہر جگہ پہ سندھی کراچی میں، اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا. ایسا نہیں ہے. پورے کراچی میں آپ دیکھیں، آپ کو کھلا ہاتھ دیا. میمن کراچی میں ہے، پنجابی کراچی میں ہے، وہاں پہ ہم رہے، ہمارا کمیونٹی میمن ہے. اپنا ہب کراچی کا جو ہب ہے، پورٹ اور وہ علاقے، وہاں پہ سب سے زیادہ میمن ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا سندھیوں نے اور ایسا نہیں کہا کہ بھئی یہ کراچی آئے کہ مائگریٹ کر کے آئے، ان کو رکھو کہیں پہ تھر میں رکھو. ایسا نہیں ہے. اپنی استطاعت سے بڑھ کے انہوں نے دیا اور لوگوں کو دیا، اور مہاجرین کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور مہاجرین نے بھی اس کو بڑا اچھا کام کیا، خوش اسلوبی سے رہے. یہ وہ مائگریشن تھی. سملر مائگریشن 2 دفعہ ہوئی ہے اربوں سال کی ہسٹری میں. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور ایک جو ہے وہ ہم نے کر کے دکھائی. تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ورڈ یوز ہوا ترجمان ماضی، شان حال. دیکھیں شان حال کیا ہوتی ہے کہ پریزنٹ کی آپ کی جو ایک تو ہم ماضی کے ترجمان ہیں، اور موجودہ حال کی شان بھی ہم ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر اشفاق کو کیا ہو گیا، یہ کیا فضول باتیں کر رہا ہے. شان حال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شان حال یہ ہے کہ آج بھی موجودہ دور میں بھی ہمارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہم کمزور ہیں، کرنسی کم ہو گئی ہو یا جو بھی ہو، لیکن ریلیونس دیکھیں ہماری کتنی زیادہ ہے. آپ ابھی پچھلے جو ہیں وہ 100 سیمینارز انٹرنیشنل جو بھی ہوئے ہیں، ڈبلیو ایچ او کانفرنسز ہوا ایسی، جہاں پہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستانی لیڈر آپ کو سینٹر میں نظر آئے. چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مشرف ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو. جب آپ دیکھیں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتے ہیں تو پاکستان کو مڈل میں رکھا جاتا ہے. میرے پاس کوئی 50 تصویریں ایسی میں نے سیو کی ہوئی ہیں میرے اسنیپ شاٹ میں، کہ جس میں پاکستانی لیڈرز کو سینٹر میں رکھا جاتا ہے. تو شان حال ہے. آج بھی کوئی فیصلہ ہمارے بغیر نہیں ہوتا. کچھ بھی کرنا ہو، سعودیہ یمن کرائسس ہو، ہم انوالو ہوتے ہیں. 40 فوجوں کی سربراہ کو ہو تو ہمارا بندہ بنتا ہے، جنرل راحیل شریف کو بلایا جاتا ہے. ایران اور سعودی عرب کے ایشوز ہو، پاکستان نیگوشیٹ کرتا ہے. ایران ہو، پاکستان اور اپنا امریکہ افغانستان کے ایشوز ہو، پاکستان کو ٹیبل پہ لایا جاتا ہے. کیوں نہیں کوئی برونائی کو اور یہ جو دوسرے ان ممالک کے میں وہ نہیں، لیکن یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی یہ رچ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس رچنس ہو سکتی ہے، ریلیونس نہیں ہو سکتی. تو شان حال کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کی مرضی سے ہوگا. چائنا جو کچھ بھی بنائے گا وہ سی پیک کے تھرو پاکستان کے تھرو جائے گا. ہم اپنی مرضی کا ٹیکس لگائیں گے، ہم اپنی مرضی کی کریں گے. وہ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم کمزور ہیں اور اتنی نیگوشیٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سارا چیز ہم سے ہی ہوگی. اگر پاکستان کا آپ جغرافی دیکھیں تو وہ انڈیا، پاکستان، یہ مطلب ہمارے بعد کراچی کے بعد سارا سمندر ہے. تو ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں جو لنک ہے وہ پاکستان ہے. اگر چائنا کچھ بھی بنا رہا ہے اٹ ہیز ٹو گو تھرو پاکستان. اگر وہ 10p کی چیز بنا رہا ہے، اگر وہ انڈیا سے گھما کے لے کے آئے گا تو اس کو $10 کی پڑے گی. تو شارٹ روٹ ہم ہے. تو اگر ہم صرف اس کا ٹیکس ہی کلیکٹ کریں تو بعد میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ شان حال تو ترجمان ماضی سمجھ میں آیا. شان حال آج کی بھی شان ہم ہی ہے. اس میں بے شمار ایسی باتیں جو میں کر سکتا ہوں. ہماری میوزک انڈسٹری، ہمارے بے شمار ایسے انٹلیکچوئلز اور اسکالرز نکلے یہاں سے. اور جان استقبال یعنی مستقبل کی جان بھی ہم ہیں. ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال. مستقبل کی شان بھی ہم ہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر دا موسٹ ریزیلینٹ نیشن. ہمیں 50 سال سے ہم جنگ میں ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے ادارے ابھی بھی چل رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز چل رہی ہیں، ہمارے اسپورٹس چل رہے ہیں، ہمارے فنکشنز چل رہے ہیں، ڈرامہ انڈسٹری چل رہی ہے. تباہ و برباد نہیں ہوئے ہمارے یہاں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی 2 مہینے کے لیے بھی الیکٹریسٹی بند کر دیں، پاکستان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، پاکستان کو آپ بند نہیں کر سکتے. اتنی سیکٹرزم اور رنگ و نسل کے اوپر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یار اس قوم کو لڑا دیا جائے، مروا دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں
एक ब्लैक असैसिनेशन होती है अमेरिका में, पूरा न्यूयॉर्क को जलाया जाता है। एक ब्लैक असैसिनेशन होती है लंदन में, 6 दिन तक लंदन जलता रहा 10 साल पहले, पूरा सेंट्रल लंदन जला दिया उन्होंने, राख कर दिया। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान इज द मोस्ट रिजिलियंट नेशन, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, वो फिर से खड़े हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी, जब स्वात में ऑपरेशन हुआ 27 लाख लोग इस्लामाबाद में आए, मोटरवे पे बैठे रहे, एक पत्थर किसी ने नहीं तोड़ा, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो इसको कहते हैं रेजिलियंस। इसीलिए आपके जो नेशनल एंथम में है वो लिखा हुआ है कौम मुल्क सल्तनत, यानी आपकी कौम भी मुल्क भी सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, यानी ये स्ट्रांग है, ये फलती फुलती रहेगी। जिस तरह मदीना था कि वो जंगें लड़ता रहता था और वो एक्सेल करता था, इसी तरह पाकिस्तान है, जम्मू में है लेकिन उसका सिस्टम डिरेल नहीं हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल और डिक्टेटरशिप और मैं सब एंजॉय करता हूँ, पहले तो मैं परेशान होता था, लेकिन आप याद रखें कि पाकिस्तान के साथ जो भी अच्छा करेगा वो अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा जाएगा। तो ये हो गया कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, कि हमारी कौम बहुत रिजिलियंट है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप उनको पानी से आप वहाँ पे टेररिज्म कर लें, आप वहाँ पे फ्लड्स आ जाएं, जलजले आ जाएं, ये कौम फिर से खड़ी हो जाती है। और ये छोटे मोटे जो असैसिनेशन हैं, फिरका वाराना, ये जो थोड़े शोज होते हैं, उससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौम आज भी बढ़ती जा रही है, आज भी हमारे पास 170 मेडिकल कॉलेजेस हैं सारी दुनिया में, इस्लामिक दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, किसके पास है। तो गुलशन इकबाल में आप चले जाएं, 2 माइल के अंदर 150 को स्कूल्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। मैं पूरी मतलब बहुत सारे ममालिक देखें, तो हमारी कौम में बहुत पोटेंशियल है। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, ये इसका मकसद इसका ये था। और जो लास्ट लाइन है कि साया है रब्बे जुल जलाल, कि इस पे रब्बे जुल जलाल का साया है, इस पे औलिया कराम का साया है, इस पे बेशुमार ऐसी हस्तियां हैं जो वहाँ पे आराम फरमा रही हैं। आप देखें, कोविड ने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा कज़न मुझे कहता है कि यार पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी बहुत ऊपर चली गई, तो कोविड ने तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अमवात भी कम हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, अच्छे लोगों से आपको उनके इलेक्शंस देने पड़ेंगे, और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पाकिस्तान के बारे में खुशगुमानी रखें। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, आप नेशनलिज्म की तरफ, ये इकबाल का ये मकसद नहीं है, इस पर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को आपने सपोर्ट इसलिए करना है कि पाकिस्तान ने आगे जाके पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक एक कैपिटल बनना है, जिसको आपने सपोर्ट करना है। क्योंकि इकबाल ने अपने एक शेर में लिखा कि ये नुक्ता सरगजिश्ते बेजा से है पैदा, कि अक़वाम एशिया का, कि सरजमीन अक़वाम एशिया का पासबान तू है। बाल हमें कहते हैं कि जो एशिया की जो पूरी सरजमीन है उसके पासबान तुम हो। अब हमें पता ही नहीं है कि हम पासबान हैं, और हम जो है वो एक अजीब सी बहस में लग गए। तो खुदारा आप पंजाबी सिंधी बलोची इस सब चीज़ों को छोड़ दें, आप पाकिस्तानी बने। और पाकिस्तानी भी इसलिए नहीं बने कि पाकिस्तान को आपने बनाना है, पाकिस्तान भी इसलिए बने कि आपने सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने लिए एक खैर का दरवाज़ा खोलना है। आपने उस पर्पस को पूरा करना है जिसके लिए हम बने थे। हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे अ, वो करने नहीं आए थे जो दूसरी कौमें कर रही। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, डॉक्टर अशफाक, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट, ताकि मैं आगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड। जज़ाकल्लाह।